द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ 100 टर्न्स एंड द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ऑल्सो 100। अब हम ये जानते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो क्या होता है N2/N1, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है वो भी 100 ही दे रखा है। द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल सेटअप ट्रांसफार्मर हैज़ 100 टर्न्स। तो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं N1, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं N2। तो N1 दे रखा है 100। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ऑल्सो 100। तो N1 कैसे निकलेगा, N2/N1 इज इक्वल टू 100 करके निकाल लेंगे। उसके बाद देखिएगा द इनपुट वोल्टेज एंड द पावर आर 220 वोल्ट एंड 1100 वाट। तो इनपुट वोल्टेज जो है उसको जब भी कभी आपका ये क्वेश्चन आएगा ना, तो इनपुट वोल्टेज जो है E1 और E2, आप ये देखिए ट्रांसफार्मर में हमने V2 और V1 नहीं लिया, हमने E1 और E2 ही लिया है। तो इनपुट वोल्टेज जो है वो E1 हो गई और आउटपुट वोल्टेज जो है वो E2 हो गई। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जो उसकी पावर है ना वो 1100 वाट दे रखी है। तो जो इनपुट वोल्टेज, हाँ, इनपुट पावर 1100 वाट दे रखी है। फर्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कैसे निकालेंगे, जो जो वैल्यूज़ दे रखी हैं पहले वो लिख लीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन 1 है ये हम देख रहे हैं पेज नंबर 37 पर है नोट्स में। तो इसमें क्या क्या दे रखा है पहले वो देखिए। वो बोल रहे हैं द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर से मेरे को एक चीज़ पहले से ही क्लियर हो रही है, स्टेप अप है। स्टेप अप का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वो ज़्यादा होने वाला है, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वो कम होगा। तो द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ 100 टर्न्स। इसका मतलब N1 दे रखा है 100, ठीक है। टर्न्स कितनी बार वायर को लपेटा गया है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो ये 100 हो गया। अच्छा, उसके बाद है एंड द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ऑल्सो 100। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या इसको टर्न्स रेशियो भी बोलते हैं, N2/N1, ये भी आपको 100 ही दे रखा है। उसके बाद बोल रहे हैं द इनपुट वोल्टेज एंड द पावर आर 220 वोल्ट। तो इनपुट वोल्टेज मतलब E1 ये है 220 वोल्ट, और जो इनपुट पावर है यानी कि P1 ये है 1100 वाट, ठीक। पहले पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी का मतलब है कि N2 पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सिंस N2/N1 इज इक्वल टू 100, ये दे रखा है 100 और N1 की वैल्यू भी 100 दे रखी है, तो N2/100 इज इक्वल टू 100। N2 इज इक्वल टू 100 इंटू 100, तो N2 इज इक्वल टू 10,000। N2 इज इक्वल टू 10,000, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी ये तो हमारे पास आ गया 10,000। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, द करंट इन द प्राइमरी। वो पूछ रहे हैं करंट इन द प्राइमरी बताइए, यानी कि I1 पूछ रहे हैं कि I1 बताइए। I1 कैसे निकलेगा, हम ये जानते हैं P का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। P का फॉर्मूला होता है, P होता है V इंटू आई, ठीक है। तो सिंस P1 इज इक्वल टू E1 इंटू I1, तो ये इन्होंने पूछा है आपसे कि द करंट इन द प्राइमरी। करंट इन द प्राइमरी यानी कि I1 पूछ रहे हैं। इट इम्प्लाइज दैट I1 इज इक्वल टू P1/E1। हाँ जी, P1 कितना है 1100 वाट और E1 कितना है 220 वोल्ट। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 20 to 5 ज़ा। तो I1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 5 एम्पियर। I1 की वैल्यू हो गई 5 एम्पियर। उसके बाद देखिएगा ये तो आ गया करंट इन द प्राइमरी। फिर थर्ड देखिएगा वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी। वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी यानी कि E2 पूछ रहे हैं, E2 पूछ रहे हैं कि E2 बताइए। तो हम जानते हैं कि E2/E1
इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू, ये जो टर्न्स रेशियो है इसी को तो K बोल देते हैं, या K मत बोलो, N2 अपॉन N1 100 दे रखा है ना, तो E2 इज इक्वल टू 100 E1। तो 100 इंटू E1 कितना दे रखा है 220, तो 100 इंटू 220, 220 के आगे 2 0 लगा दिए, इतना वोल्ट, या फिर 22 किलो वोल्ट बोल दीजिए भाई, जहाँ पर भी 3 0 है, 3 0 का मतलब होता है किलो, है ना, तो 22,000 वोल्ट बोल दीजिए या 22 किलो वोल्ट बोल दीजिए, बात तो एक ही है। ठीक, अगला देखते हैं, ये हो गया। इसके बाद में वो पूछ रहे हैं कि आपको बताना है द करंट इन द सेकेंडरी। करंट इन द सेकेंडरी, भाई करंट का खास ध्यान रखना पड़ता है, बताया था कि करंट उल्टा होता है, कैसे, यहाँ पर लिखेंगे सिंस I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। ठीक है, ये रिलेशन तो सीधा सीधा है, E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, ये तो सीधा रिलेशन है। लेकिन जब I1 I2 और I1 लेते हैं, I2 I1 नहीं होता, वो रेसिप्रोकल हो जाता है, I1 अपॉन I2 हो जाता है। तो आपको ये एक चीज़ ले लीजिए, N2 अपॉन N1 लेंगे, I1 हमने निकाल लिया था, I1 हम निकाल चुके हैं 5 एम्पियर। ठीक है, तो बात बन जाएगी बस। ठीक है, तो I1 है 5 एम्पियर अपॉन I2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 है 100। तो I2 को इधर ले आओ, 100 को इधर ले जाओ, I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन 100, मतलब 0.05 एम्पियर, 0.05 एम्पियर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या पूछ रहे हैं देखिएगा, पावर इन द सेकेंडरी। पावर इन द सेकेंडरी, तो फिफ्थ पार्ट में ये कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है आपको, आप लिखेंगे सिंस, क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले एक ही चीज़ लिखी हुई है, सिंस इट इज एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, सिंस इट इज एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, तो ये एक आइडियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, देयरफॉर इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों सेम होंगे। ठीक है, दैट इज पावर इन द सेकेंडरी, आउटपुट पावर को बोलेंगे पावर इन द सेकेंडरी, is equal to power in the primary is equal to 1100 वाट। ठीक है, ऐसे बिल्कुल सीधे और सिंपल क्वेश्चन आते हैं ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो एक बार कर लेना ज़रूरी है। ठीक है तो बिल्कुल आसान, कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बिना करे पहुंच गए तब पक्का फंबल कर जाओगे एग्जाम में। ठीक है, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो अब आप ये समझिए कि ये 1100 वाट आ गया, तो पावर के लिए ज़्यादा मेहनत करने की, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मेरे को एडी करंट लॉस पूछ लिया या हमिंग लॉस पूछ लिया, वो नहीं पूछा जाता। ठीक है, आइडियल ही दिया जाता है, आइडियल स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आइडियल ही दिया जाता है। ठीक है, और अगर आइडियल नहीं देंगे तो कुछ ना कुछ कंडीशन देंगे कि पावर किस तरीके से लॉस हो रही है, तो वो पावर का जो लॉस है उसको करेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इनपुट पावर ज़्यादा थी, आउटपुट में आते आते लॉस हो गया, तो जो लॉस है वो कहाँ जाएगा, वो घट जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो करना होता है। खैर अगला देखते हैं जी, एक क्वेश्चन एक टाइप और देखनी है। ये वाला मैंने इस वजह से बताया आपको क्योंकि 2006 में भी आया, तो 2006 तो खैर बहुत पुराना हो गया है ना, और 2016 में भी आया, रिपीट हुआ, 2 बार आए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो पिछले 10 साल तो ज़रूर देख लेने होते हैं। अच्छा, इसके बाद ज़रा देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर विच स्टेप्स डाउन। स्टेप्स डाउन है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, विच स्टेप्स डाउन 220 वोल्ट टू 22 वोल्ट टू ऑपरेट अ डिवाइस विद एन इम्पीडेंस ऑफ 220 ओम। ठीक है, विद एन इम्पीडेंस ऑफ 220 ओम। तो देखिएगा क्या करेंगे यहाँ पर,
यहाँ पर ये जो 220 ओम है, 220 ओम का क्या किया जाएगा ये देखते हैं। हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। प्राइमरी कितना करंट लेगा, वो करंट कौन सा होगा, I1 या I2? प्राइमरी जो करंट लेता है वो कौन सा करंट होगा, I1 होगा या I2 होगा? I1 होगा। इतना क्यों सोच रहे हो, प्राइमरी इधर है, सेकेंडरी इधर है। प्राइमरी मतलब इनपुट, सेकेंडरी मतलब आउटपुट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अरे ऑनलाइन वाले बच्चे बता देना भाई, कहीं कोई डाउट हो तो। अनुष्का, सुभान, सोमेन, शानवी, ठीक है, चलिए जी, ठीक है। हाँ जी बोलिए। यही वाला? हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, वो पिछले जो 10 साल के हैं उसी में से उठा कर देंगे, चैप्टर वाइज में से ही दिया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए जी, तो फिर तो गड़बड़ हो गया होगा। छोड़ दिया? सच पहली बार में ही निकल जाता है वैसे मुंह से। हाँ नहीं, वो ट्रांसफ़र थोड़ा बहुत कंडक्शन तो हुआ होगा ना, बराबर में बैठे हुए हो। फॉर्मूला क्या लिखा था, V इज इक्वल टू आई आर। ये देखो, V इज इक्वल टू आई आर लिख कर, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ कहीं, है ना? मतलब ये लिखा है या नहीं, ये वाला, ये वाला ये नहीं लिखा है। कोई बात नहीं है, छोटे छोटे पड़ाव हैं जिनसे समझ में आ रहा है कि आपको आगे करना कैसे है। ठीक है, बाकी कैसा हो गया पेपर, पिछली बार से ठीक हुआ है? चलिए, जब तुम रेगुलर आते रहो तो सब सही रहेगा, थोड़ा पढ़ने का मन भी करता है फिर। ये मैं बता रहा हूँ, मतलब मुझे कुछ बच्चों ने बताया है कि ऑनलाइन आवाज़ उतनी अच्छी जाती नहीं है। ठीक है, तो ऑनलाइन में बस काम चलाने के लिए कि किसी दिन बारिश वारिश हो गई, तबीयत ख़राब है तब कर लो, नहीं तो ऑफलाइन आओ। तो वो इतनी दूर से आता है, हमारा तो घर दूर है ना, सिहानी में, है ना। चलिए जी, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो प्राइमरी में करंट जो ड्रॉ करेंगे वो क्या है, I1 है, I1। अच्छा, इसके बाद विच स्टेप्स डाउन 220 वोल्ट टू 22 वोल्ट। स्टेप डाउन कर रहा है, तो 220 वोल्ट यानी कि जो प्राइमरी में वोल्टेज था वो 220 वोल्ट था, और स्टेप डाउन करके यानी कि घटाकर जो वोल्टेज बन रहा है 22 वोल्ट बन रहा है। तो E1 220 था और E2 22 था। E1 220 था और E2 22 है, 22 वोल्ट। हाँ, आगे चलते हैं। टू ऑपरेट अ डिवाइस विद एन इम्पीडेंस ऑफ 220 ओम। एक डिवाइस ऑपरेट करनी है 220 ओम। ठीक है, तो कुछ चीज़ जो है ना, बहुत मतलब प्रैक्टिकली समझिएगा एक चीज़ को। ये जो इम्पीडेंस है, इस इम्पीडेंस को मैं कहाँ यूज़ करूँगा। ऐसा होता है कि इन्होंने पूछा क्या है आपसे, बस ये देखना है, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो मुझे I1 निकालना है, तो I1 निकालने के लिए E2 और E1 मिल रहा है, E2 और E1 मिल रहा है, I2 मिल जाए बस बात बन जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ लिखेंगे सिंस E2 नहीं, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। ठीक, तो I1 तो मुझे निकालना है, वो तो पता नहीं है। कमाल की बात यह है कि I2 भी नहीं पता। चलिए, अब E2 जो है वो पता है 22, और E1 कितना है, वो है 220। ठीक, N2 N1 हमें नहीं पता है, तो N2 N1 को छोड़ो, उससे कोई मतलब भी नहीं है। 22 1 जा 22 10 जा, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 1/10। इसको इक्वेशन नंबर 1, अभी रुको, I1 इज इक्वल टू I2 को इधर ले आओ, तो ये I2/10 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दो, ये हो गया। क्योंकि निकालना I1 है। अब बात करते हैं I2 की, I2 आ जाए तो ऐसे समझिए,
ये जो है दिस इज अ सॉकेट, ठीक है। ये फ्रिज है, ठीक है। अब फ्रिज से एक वायर आ रहा है, तो किसी ने बोला पुराने ज़माने का फ्रिज है, आजकल का नहीं है। किसी ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, डायरेक्टली मत लगा देना, डायरेक्टली लगाओगे तो फूक जाएगा, तो बीच में एक स्टेबलाइज़र लगाओ। वो जो स्टेबलाइज़र है वही ट्रांसफार्मर होता है। ये जो है दिस इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। तो अब आपने जो वायर है इसका वायर यहाँ पर लगाया, ठीक है, और ट्रांसफार्मर में से जो प्लग निकल रहा था उस प्लग को आपने यहाँ लगा दिया, ठीक। तो ये जो सॉकेट है, ये जो सॉकेट इसको ट्रांसफार्मर को दे रहा है वो क्या है, इनपुट है या आउटपुट है? फ्रिज रखा है ना, तो फ्रिज रखा है तो ऐसे ही ठंडा करना शुरू कर देगा? नहीं ना, तो फ्रिज तो रखा हुआ है। फ्रिज को हम कुछ प्रोवाइड कराते हैं इनपुट, तभी तो वो आउटपुट में ठंडक प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो फ्रिज को जो मिल रहा है ना, जो करंट या वोल्टेज जो मिल रहा है वो इनपुट है। तो ये इनपुट डायरेक्टली फ्रिज को ना मिले, क्योंकि सरकारी बिजली है। अब सरकार में अच्छे वायर भी कहीं कहीं लगाए जाते हैं, किसी किसी जगह खराब वायर भी लगाए जाते हैं, तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन रहता है, ठीक है। तो हमने क्या करा कि भाई फ्रिज तो अपना है ना, उसको बचाने के लिए हमने बीच में ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेबलाइजर लगा दिया। अभी फ्रिज मान लो 25-30 हज़ार रुपए का है, लेकिन ट्रांसफार्मर तो 2-2.5 हज़ार का ही है ना, खराब होगा तो ये होगा, बल्कि ये झेल लेगा उस चीज़ को। तो अब क्या है कि ये जो जा रहा है दिस इज इनपुट, ये इनपुट है, ये इनपुट है। तो इनपुट है तो इधर जाने वाला हमारा वोल्टेज E1, करंट I1, नंबर ऑफ टर्न्स इसके N1। तो इनपुट इस तरीके से जा रहा है, तो इनपुट यहाँ जा रहा है, इनपुट रेफ्रिजरेटर में नहीं जा रहा, इनपुट कहाँ जा रहा है, ट्रांसफार्मर में। तो ये ट्रांसफार्मर में जा रहा है इनपुट। अब एक अच्छी सी वोल्टेज और एक अच्छा सा करंट, सूटेबल वोल्टेज सूटेबल करंट ट्रांसफार्मर इसको प्रोवाइड कर देगा। तो यानी कि यहाँ से जो निकला दैट इज आउटपुट, यहाँ से जो निकला दैट इज आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट में क्या मिलेगा, E2 मिलेगा, I2 मिलेगा और N2 नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो इसके होंगे। अब N1 और N2 से मुझे कोई लेना देना नहीं है, दे ही नहीं रखा यहाँ पर, तो मैं चक्कर में पढ़ूंगा ही नहीं, छोड़ो उसको। अब जरा क्वेश्चन पढ़ लो दोबारा से, ठीक है। इनपुट समझ में आ गया, ट्रांसफार्मर के अंदर जो आया दैट इज इनपुट, ट्रांसफार्मर से निकल कर जो गया दैट इज आउटपुट या फिर लोड, उसको लोड बोल देंगे, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर का वायर है ये कहाँ पर जा रहा है, ये फ्रिज में जा रहा है या AC में जा रहा है या किसी लैपटॉप में जा रहा है, ठीक। अच्छा जी, अब जरा सुनिएगा, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, यानी कि I1 which steps down 220 volt to 222 volt to operate a device, ये device with an impedance of 220 ohm। तो डिवाइस का impedance 220 ohm है, डिवाइस का इम्पीडेंस 220 ओम है। डिवाइस को वोल्टेज कितनी मिल रही है, I2 मिल रही है, E2 सॉरी, वोल्टेज E2 मिल रही है। तो इसका जो इम्पीडेंस है उसको Z2 बोल दो आप, ठीक है। तो अगर मैं V/R करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको E2 भी दे रखा है और आपको ये Z2 भी दे रखा है, समझ गए, ठीक है। तो डिवाइस का इम्पीडेंस दे रखा है, यानी कि आपको क्या यूज़ करना है, आपको E2 यूज़ करना है, डिवाइस का इम्पीडेंस। तो डिवाइस का इम्पीडेंस कहाँ मिलेगा, ट्रांसफार्मर के आउटपुट पर। ट्रांसफार्मर के आउटपुट पर मतलब 2 वाले सारे सब्सक्रिप्ट E2, I2, N2 ये यूज़ करेंगे, समझ गए। बस इतना सा इसमें लॉजिक था, वो आपको ध्यान रखना है। तो अगर डिवाइस दे रखी है तो समझ जाइए लोड पर लगेगी डिवाइस हमेशा, ठीक है। अगर सप्लाई लाइन की बात हो रही है तो समझ जाइए इनपुट की बात हो रही है। सप्लाई लाइन का भी इम्पीडेंस होता है कुछ, ठीक है। कई बार क्या है कि सप्लाई लाइन में वायर ऐसे आ रहे हैं कि खुद ही करंट वो पिए जा रहे हैं, ठीक है, वही इतना ज़्यादा उनका रेसिस्टेंस है। चलिए जी आगे चलते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो समझ गए? ठीक है भाई, बाकी हैं या नहीं, बस कनेक्ट करके छोड़ रखा है क्या? चलिए जी, E2 है और Z2 है, तो I2 क्या हो गया, I2 इज इक्वल टू E2 अपॉन Z बोलो या Z2 बोलो, एक ही बात है। तो भाई E2 जो है वो कितना दे रखा है, 22
और Z2 जो है वो क्या दे रखा है, कितना 220, 1/10, तो ये हो गया 1/10 एम्पियर फ्रॉम इक्वेशन 1, I1 इज इक्वल टू I2/10, ठीक है। तो 1/10 इंटू I2 भी तो लिख सकते हैं इसको, तब भी तो I2/10 ही होगा, तो ये भी 1/10, और जो I2 है वो भी 1/10, तो 1/100, 1/100 का मतलब 0.01 एम्पियर, 0.01 एम्पियर, समझ गए होंगे, ठीक है। ये हो गया। चलिए जी अगला देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, देखिए पिछले 10 साल में ना ये 2 क्वेश्चन आए हैं जो इसमें आया ट्रांसफार्मर के, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर पेपर में ट्रांसफार्मर आता है 2 क्वेश्चन कर जाना, ठीक। वो इधर उधर से बनाकर देंगे ही नहीं, वो रिस्क लेंगे ही नहीं। आगे चलते हैं, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में क्या होता है, अ जनरेटर और डायनामो इज अ डिवाइस which converts mechanical energy into electrical energy. An AC generator is the one which produces a current that alternates or changes its direction regularly after a fixed interval of time. That is, it is a device which converts mechanical energy into alternating form of electrical energy. ठीक है, तो AC जनरेटर जो है, AC जनरेटर का काम क्या होता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराता है, ठीक है। तो जब हम AC जनरेटर की बात करेंगे ना, तो या किसी भी जनरेटर की बात करेंगे, तो जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में एक बड़ी सी मैग्नेट होती है, उसको डायनामो बोल देते हैं। उस मैग्नेट को घुमाया जाता है, गोल 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 उसको घुमाया जाता है। अभी जब आप मैग्नेट को घुमा रहे हो तो आप बार बार उसका मैग्नेटिक फील्ड बदल रहे हो, ठीक है ना। मैग्नेट को आपने स्टेबल नहीं रखा हुआ, स्टेबल रख दिया नॉर्थ इधर साउथ इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन है। आप बार बार उसको घुमाए जा रहे हो, बार बार घुमा रहे हो, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ दूसरी चीज़, हमें 3 चीज़ों की जरूरत होती है ना। मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की बात करें तो इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर करंट, और ये फोर्स, ठीक है। तो फोर्स जो मिलती है वो फोर्स कन्वर्ट हो रही है, मतलब वो रोटेशनल फोर्स है, यानी कि टॉर्क है, ठीक है। तो फोर्स भी आपको मिल रही है, और फोर्स मिलने के साथ साथ आपको मैग्नेटिक फील्ड भी मिल रहा है। तो चेंजिंग फोर्स है, क्योंकि फोर्स हम ये कहें कि नहीं एक ही डायरेक्शन में जा रही है, नहीं, हर इंस्टेंट पर फोर्स अलग अलग है। अगर टॉर्क की बात करते हैं, साइकिल का एक पहिया घूम रहा है, तो हम ये कहेंगे कि अगर फोर्स की बात करें तो हर इंस्टेंट पर फोर्स टेंजेंशियल जा रही है, ठीक है। तो हर इंस्टेंट पर फोर्स बदल रही है, हर इंस्टेंट पर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, तो हर इंस्टेंट पर करंट भी बदलेगा। तो चेंजिंग करंट मेरे को इसी तरह से मिलता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और जब भी हम जनरेटर की बात करते हैं तो ये याद रखना कि जनरेटर में क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है, इंड्यूस मतलब प्रोड्यूस होता है। हम क्या दे रहे हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास पेट्रोल या डीजल वगैरह जो भी जनरेटर में डलता है वो है नहीं अगर हमारे पास, ठीक है, हम बैठे हुए उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो उधर बल्ब रखा है ना, बल्ब जलता रहेगा, ठीक है। अब थोड़ी देर में क्या होता है कि जब हमने उसको घुमाया, घुमाने के बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर ना स्पार्क प्लग लगा रहता है। स्पार्क प्लग इज जस्ट लाइक अ माचिस की तीली, ठीक है। तो स्पार्क प्लग क्या काम करता है कि आपने उसको एक पर्टिकुलर टॉर्क प्रोवाइड करा दिया, तो वो ठक से स्पार्क प्लग जो है उस पर स्पार्क जनरेट करेगा, और स्पार्क जो है वो सीधा सीधा जाएगा पेट्रोल में या डीजल में, और उसमें लगेगी आग, आग लगेगी तो स्टीम जनरेट होगी, स्टीम जनरेट होगी तो वो गोल 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 घूमना शुरू होगा, धुआं फेंकेगा। भाई जलेगा जब पेट्रोल तो धुआं फेंकेगा, कोई भी चीज़ जलती है तो धुआं फेंकती है। तो ये इंटरनल कंबशन इंजन्स होते हैं, तो वो जलना शुरू हो जाएगा, और फिर हम लोग जो है मतलब मैकेनिकल एनर्जी इंसान को नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो हमको बैठकर उसको घुमाना नहीं पड़ेगा, और वो धीरे 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 घूमता रहेगा। तो सीधा सीधा सा बात है कि भाई मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती रहेगी, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं। प्रिंसिपल देखेंगे, द वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी का इंड्यूस हो जाना। इंड्यूस होने का मतलब है प्रोड्यूस हो जाना, ठीक। अच्छा, अगर आप ये सोचें कि कोई ऐसी ही कॉइल है, वैसे ही कोई कॉइल है, वैसे ही कोई कॉइल को अगर आपको रोटेट कराना है ना, तो मतलब मैग्नेटिक कॉइल ना हो, वैसे ही कोई वायर हो या कोई कॉइल आपने बनाई उसको रोटेट कराना है, तो फिर फिक्स्ड ये लगाना ज़रूरी है, मैग्नेट्स। तो आप मैग्नेट्स फिक्स लगा दें कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर, ठीक है, तब ताकि मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलता रहे। तो देखिएगा, अभी डायग्राम बनाकर समझा दूंगा। और ये
आप लोगों के 10th में नहीं था ना जनरेटर, और ये 10th क्लास में नहीं था ना, 10th क्लास में हट गया था। नहीं तो 10th में पहले हुआ करता था, 4-5 साल पहले 10th में जनरेटर होता था, एसी जनरेटर भी डीसी जनरेटर भी। तो ये वाला पोर्शन बच्चे कह देते थे तो छोड़ दो, आता है ही नहीं इसमें वैसे कुछ आसान। तो देखिएगा 1 मिनट में आ रहा हूँ, मैं अभी करवा कर दिखाता हूँ। प्रिंसिपल देखिएगा, द वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हेन अ क्लोज्ड कॉइल इज रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स एक्सिस perpendicular to the magnetic field, the magnetic flux linked with the coil changes and an induced EMF and hence a current is set up in it। ठीक है, तो जो ये डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम को बनाकर समझाता हूँ मैं आपको।
तो देखिए जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल तो कोशिश करना कि बिल्कुल सेम नहीं तो काफ़ी कुछ मिलता जुलता लिखना। प्रिंसिपल में रटने की देखिए इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रिंसिपल में बस इतना जरूर मेंशन कर देना कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पेंसिल से या पेन से अंडरलाइन कर देना, टीचर को ये समझ में आ जाएगा कि आपने कंसेप्ट सही लिख दिया है। उसके बाद बोल रहे हैं, व्हेन अ क्लोज्ड कॉइल इज रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एंड एन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस अ करंट इज सेट अप इन इट। तो उसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हो कि आपने कोई एक क्लोज्ड कॉइल यहाँ पर रखी, यही कॉइल है PQRS जो पूरा एक लूप बना रही है। तो आपने क्लोज्ड कॉइल यहाँ पर रखी, क्लोज्ड कॉइल को जब एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा जाता है तो फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। इतना अगर आप फैलाकर लिख देंगे तो हाँ ठीक है, आपने प्रिंसिपल लिख दिया। फिर ये डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद में उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन में इन सारी चीज़ों को लिखना है कि ये एक फील्ड मैग्नेट है। तो पहला पॉइंट आप देख लीजिए कि फील्ड मैग्नेट, इट इज़ अ परमानेंट मैग्नेट ऑफ द हॉर्सशू शेप इन अ स्मॉल डायनामो। डायनामो को मैग्नेटो भी बोल देते हैं, ठीक है। और इट इज़ अ पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट इन अ लार्ज डायनामो। डायनामो का मतलब ये है कि आप कितना बड़ा जनरेटर ले रहे हैं, आप छोटा जनरेटर ले रहे हैं, बड़ा जनरेटर ले रहे हैं। बड़ा जनरेटर है तो आपको ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इतनी बड़ी बार मैग्नेट नहीं मिल पाती, इतनी बड़ी हॉर्सशू टाइप मैग्नेट भी नहीं मिल पाती, तो वहाँ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट लेनी पड़ेगी। सेकंड है आर्मेचर। ये जो PQRS है इसी को आर्मेचर बोल देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर
वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर, ठीक है। तो वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर, तो एक एक लाइन ही मैंने इसलिए मेंशन कर रखी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत लिखना, बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा नहीं तो। थर्ड है स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स, द टू एंड्स ऑफ द आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड टू टू कोएक्सियल ब्रास रिंग्स S1 एंड S2 कॉल्ड स्लिप रिंग्स। तो स्लिप रिंग्स का मतलब क्या है कि ये ना इनके बीच में ये जो रिंग्स हैं, इनके बीच में, रिंग का मतलब ही ये है कि बीच में से खोखला होता है, ठीक है। तो ये जो रिंग है ये ऐसे जैसे कड़ा होता है ना, हाथ में पहनने का कड़ा, तो वैसा कड़ा है कि एक तो यहाँ पर ये अटैच्ड है और दूसरा वाला जो वायर है, ये वायर इस वाले में से आर पार निकल कर इसमें जा रहा है, इसमें कनेक्ट हो रहा है। तो पहले वाली जो स्लिप रिंग है इसको बोल दिया S1 और दूसरे वाली को बोल दिया S2। उसके बाद देखिए ब्रशेस, ये जो ब्रशेस हैं B1 और B2 ये कार्बन के बने होते हैं। क्यों कार्बन यूज़ करते हैं बताता हूँ अभी। टू ग्रेफाइट और फ्लेक्सिबल मेटेलिक रॉड्स कॉल्ड ब्रशेस आर लाइटली प्रेस्ड अगेंस्ट द टू स्लिप रिंग्स। तो इनको लाइटली प्रेस मतलब टच कर दिया जाता है इनसे, कि जब ये स्लिप रिंग्स घूमें तो इन पर रगड़ लगनी चाहिए B1 पर भी और B2 पर भी। The brushes B1 and B2 remain fixed in their positions and maintain sliding contacts with the rotatable slip rings S1 and S2 respectively। इनके साथ में कॉन्टैक्ट होना चाहिए रोटेटेबल कॉन्टैक्ट, नहीं ना स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, सॉरी। सो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि टच में तो हैं, बस ये जब घूमता जा रहा है तो ये टच होना चाहिए। अगर ये टच नहीं होगा तो जनरेटर काम नहीं करेगा। फिफ्थ है source of energy, the armature coil is rotated about its axis with the help of turbine or any other device connected to it। तो टर्बाइन लगा दो या और कोई डिवाइस लगा दो, उसकी हेल्प से वो रोटेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है यहाँ पर देखेंगे इसका वर्किंग देखेंगे। तो वर्किंग पहले मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसको ना ऐसे जिगजैग करके क्यों दिखाया गया है कि ये हॉर्स शू टाइप मैग्नेट है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ को अलग अलग नहीं रखा जाता। मतलब ये ऐसे घूमकर आ रही है और ऐसे ही इसका साउथ पोल आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जिगजैग कर दिया, यहाँ पर जिगजैग कर दिया, कि पूरा वो दिखाया नहीं उसका जो लूप है। अब देखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा कहाँ से कहाँ होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की बस मैं दो लाइन्स बनाकर ऐसे दिखा रहा हूँ, ज़्यादा इसमें दिखा रखी है। अच्छा, तो अब आप ये देखिएगा कि करंट क्योंकि पैदा हो रहा है, करंट प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा। बताना कोई बैटरी है क्या यहाँ पर? कोई बैटरी नहीं है, तो हम करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं मैग्नेट की हेल्प से और रोटेशन की हेल्प से। तो ऐसे में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ना लगकर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगेगा। राइट हैंड रूल में केवल इतना अंतर है, ये जो थंब है, थंब का मतलब तो फोर्स है, ठीक है। F फॉर फादर, F फॉर फोर्स, M फॉर मदर, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, C फॉर चिल्ड्रन, C फॉर करंट। करंट ना बोलकर यहाँ इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे, बस और कुछ नहीं है। करंट का करंट की जगह इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। इंड्यूस्ड करंट जो कि पैदा हो गया करंट, वो वाला करंट। तो भाई हमने फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच कर लिया। स्ट्रेच करने पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे जा रहा है। अब थंब जो है, थंब बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। तो भाई हमने क्या करा, हमने मोशन एक्सेस, इसको जो भी हमने इसमें डीजल इंजन लगाया है, पेट्रोल इंजन लगाया है, या कुछ कोल को जलाने का कुछ सिस्टम लगाया है, उससे ये कॉइल घूमनी चाहिए ऐसे, ठीक है। तो ये कॉइल ऐसे घूम रही है, तो जब ये कॉइल ऐसे घूमेगी तो जो इधर वाला पोर्शन है, ये जो PQ वाली जो आर्म है, इस पर फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, और ये जो RS वाली आर्म है, इस पर फोर्स लगेगी नीचे की तरफ। समझ रहे हैं? तो अब जरा देखिएगा, फिर करंट तो अपने आप ही इंड्यूस हो जाएगा ना भाई। ये जो है ये तो आपका ऐसे हो गया इंडेक्स फिंगर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे हो गया नॉर्थ से साउथ की तरफ, और थंब को कर दो ऊपर की तरफ, थंब को कर दिया ऊपर की तरफ। तो भाई ये जो टेढ़ा बना रखा है, टेढ़े बनाने का मतलब ये है कि ये ना ऐसे कैसेट की तरह यहाँ पर बीच में फिक्स कर रखा है इसको, ठीक। तो इसका मतलब आपने मैग्नेटिक फील्ड रखा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड रखा ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ये थंब ऊपर की तरफ, क्योंकि फोर्स ऊपर लग रहा है, तो सेंट्रल फिंगर अंदर की तरफ, इसका मतलब करंट अंदर की तरफ, मतलब P से Q की तरफ जा रहा है। ये ऐसे टेढ़ा नहीं रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है, तो करंट अंदर की तरफ जाएगा, P से Q की तरफ। तो करंट चला गया अंदर की तरफ, आई, ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं RS पर आ जाते हैं। तो RS में वही काम क्या हो रहा है, RS में क्योंकि जब ये लूप घूमेगा तो इस पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड तो आपने फिक्स कर दिया, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो थंब नीचे की तरफ, तो सेंट्रल फिंगर सामने की तरफ। तो इसका मतलब R से S तक करंट ऐसे आ रहा है,
तो ठीक है, करंट ने अपना लूप भी कंप्लीट करा भाई, इस ब्रांच में ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर घूमकर ऐसे आएगा करंट। तो अब सोचिए अब आगे की कहानी, आगे क्या है। आगे हमने कहा कि भाई करंट P से Q तक ऐसे जा रहा है, फिर Q से R तक गया, फिर Q से R तक क्यों जा रहा है, क्योंकि वायर है, कनेक्टेड है, कहीं से कनेक्शन लूज नहीं है। ठीक है, तो फिर R से S तक आया करंट, तो करंट फिर यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। करंट का काम है अपना लूप कंप्लीट करना, सर्किट कंप्लीट करना। तो वो यहाँ पर आया S1, S1 के साथ आया, S1 के साथ आया, तो S1 से ये कनेक्टेड है वायर। ठीक है, अब ये B1, B1 हमने बनाया ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का क्यों बनाया है, क्योंकि ग्रेफाइट जो है एक कंडक्टर होता है। अब ग्रेफाइट ही क्यों यूज़ करा है वो भी बताऊंगा, 2 मिनट रुकिए बस। तो आपने जैसे यहाँ पर करंट आया, तो करंट इसके थ्रू, B1 के थ्रू यहाँ इस वायर में गया, और इस वायर में जाकर ऐसे लोड में आ गया। लोड क्या है, कोई भी बल्ब या फैन जो भी आप चला रहे हैं उस जनरेटर की हेल्प से। भाई करंट जनरेट कर रहे हैं तो करंट जनरेशन का पता कैसे चलेगा, कोई डिवाइस तो चलाओगे। ठीक है, तो वो लोड यहाँ पर करंट ऐसे आ गया, करंट हमारा आई ऐसे आ गया, ऐसे आया B2 तक गया, B2 तक जाकर इस वाली स्लिप रिंग से S2 से टकराया करंट, मतलब इसमें कंडक्शन हो रहा है, तो करंट आपका वापस यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब लूप पूरा कंप्लीट कर रहा है। तो करंट फ्लो तभी होता है जब उसका पूरा का पूरा पाथ कंप्लीट हो जाए। हो गया। अब होने के बाद में एक काम और होता है, ये जो PQ है, अब जरा एज्यूम करना ये PQ इधर था और RS इधर था, अब PQ पलटकर इधर आ गया, तो P यहाँ पर आएगा और Q यहाँ पर आएगा। ठीक है, P यहाँ पर, Q यहाँ पर, और ये R और S जो है ये नीचे से घूमकर, तो S इधर आएगा और R इधर आएगा। तो मैं लिख कर दिखा रहा हूँ, ये ऐसे घूमा, R इधर आया और S इधर आया। ठीक है, और जब ये PQ ऐसे घूमा तो भाई P इधर आ गया और Q इधर आ गया। ठीक है, अब याद रखना कि ये जो PQ है ना, जब ये इधर आया तो ये जो वायर है पूरा का पूरा इधर आया, यानी कि S2। PQ याद रखना, PQ S2 से कनेक्टेड है। ठीक है, और जो आपका RS है, इनिशियली RS था, ये S1 से कनेक्टेड है। मेरी बात समझ रहे हैं। अब सोचिएगा, अब ये इधर आ चुका है, क्या इधर आ चुका है, PQ इधर आ चुका है। तो मैं जरा PQ की बात करता हूँ। PQ जब इधर आया तो भाई इसके अंदर तो एक इनर्शिया डेवलप हो गया, इसके अंदर इनर्शिया डेवलप हो गया, इनर्शिया डेवलप हो गया तो PQ को हल्का सा फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, और एक तो इनर्शिया, ऊपर से डीजल जल रहा है, तो डीजल कहेगा कि भाई मैं तो तेरे को घुमाता रहूँगा, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। तो अब फोर्स लगेगा PQ पर नीचे की तरफ, पहले PQ पर फोर्स लग रहा था ऊपर की तरफ, अब PQ पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है, जरा फिंगर्स को स्ट्रेच करिए, PQ पर फोर्स लगा नीचे की तरफ, सॉरी फोर्स लगा नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, सेंट्रल फिंगर आगे की तरफ, तो करंट जो है, करंट आगे की तरफ ही रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि करंट जो आगे की तरफ है, तो PQ किससे कनेक्टेड है, S2 से कनेक्टेड है, तो अब करंट S2 तक पहुंच गया। अब करंट S2 तक पहुंच गया, तब S2 पर पहुंचा तो करंट ऐसे जाएगा। नहीं समझे? तो इसको ऐसे पलटा तो PQ जो है, करंट तो ऐसे ही आ रहा है, तो वो करंट जो ऐसे ही आ रहा है क्योंकि PQ जब यहाँ पर आया तो ये पूरा का पूरा वायर भी तो घूमा ऐसे, तो वायर घूमा तो वो S2 से कनेक्टेड है, तो करंट अब S2 में आया। करंट का तो नेचर है सर्कल अपना कंप्लीट करेगा, तो अब करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा। तो B1 किससे कनेक्टेड है, B1 कनेक्टेड है आपका इस वाले से, RS से कनेक्टेड है, तो ऐसे वापस चला जाएगा। बताइए जी, समझ गए? समझ गए? ये दोबारा बनाकर दिखाऊं एक डायग्राम, देख लो, अगर नहीं आया ना समझ में। तो हमने क्या करा, मैं इधर ऐसे बनाकर दिखा रहा हूँ। ये जो PQ है ना, इसको हटा दो, R को हटा दो, S को हटा दो, PQ हटा दो और Q को भी हटा दो, जैसे ओरिजिनली लिखा हुआ था वैसे ही, और कुछ चेंज नहीं करा मैंने इसमें, कुछ चेंज नहीं करा है। B1 से B2 जा रहा है करंट। ठीक, अब मैंने इसी को दोबारा बना दिया। अब हमारा जो PQ है ना वो इधर आ गया, तो ये P है और ये Q है। RS नीचे से घूमकर इधर आ गया, यानी कि R इधर आ गया और S इधर आ गया। अब जो PQ है, क्योंकि PQ S2 से कनेक्टेड था, तो PQ क्योंकि S2 से कनेक्टेड था, तो यहाँ पर और जो RS है, RS इसके साथ कनेक्टेड था, देखिए ना, RS इसके साथ कनेक्टेड था B1 के साथ में, तो यहाँ पर B1 लिख दिया
तो अब क्या हुआ, जब पी क्यू इधर है तो मैंने देखा कि भाई फोर्स तो इधर ही लगेगा, यानी कि करंट इधर आ रहा है, अब ऐसे ही आ रहा है, करंट तो ऐसे ही आएगा। तो जब करंट इधर आएगा, लेकिन करंट पहुंच तो अब यहाँ पर रहा है ना, तो यहाँ से इस पर गया, V2 पर गया, फिर ऐसे गया करंट, ऐसे जाएगा तो अपना लूप कंप्लीट करेगा और करंट ऐसे आएगा। मोर ओवर जब ऐसे आया B1 तक आया, तो B1 से आया और ये S1 के साथ कनेक्टेड है, तो S1 के साथ कनेक्टेड है तो करंट ऐसे जाएगा, तो हाँ ऐसे ही जाएगा इधर वाले ब्रांच में, तो इधर वाले ब्रांच में करंट ऐसे ही जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या है कि कॉइल में जो करंट है, जैसे ही कॉइल यहाँ पर आ रही है तो करंट यूँ आएगा, तो कॉइल में तो करंट सेम है, कॉइल में तो करंट घूमता जा रहा है, लेकिन जो लोड है ना, लोड पर हर हाफ साइकिल पर करंट अपना डायरेक्शन बदल रहा है। पहली हाफ साइकिल जब पी क्यू और आर एस इधर थे, तो पहली हाफ साइकिल में करंट B1 से B2 जा रहा था। जब ये पलट गए, मतलब आधी साइकिल कंप्लीट हो गई, तो आधी साइकिल कंप्लीट होने के बाद अब करंट B2 से B1 जाने लगा। अ करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन इन एवरी हाफ साइकिल इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, क्या है इसके हाथ में, रिमोट लेकर आया होगा ये, बस यही है इसका। चलिए अब जरा सुनिएगा कि ये, उसको इग्नोर करो नहीं तो टक टक करता ही रहेगा, चला जाएगा फिर चुपचाप। B1 है और ये B2 है। तो अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि हमने ये जो ग्रेफाइट वाला है, यानी कि कार्बन के जो हैं, यही ब्रशेस क्यों यूज़ करें। अगर कोई मेटल के यूज़ करेंगे ना, तो ये भी मेटल गिरेंगे और ये भी मेटल गिरेंगे, तो आपस में रगड़ने के बाद ची 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 वो आवाज़ आएगी। और ये क्या होता है, ये बड़ा सॉफ्ट होता है, ग्रेफाइट बड़ा सॉफ्ट होता है, तो इसमें हल्की सी हमिंग साउंड आएगी। ठीक है, तो वो चीज़ है। और वो जो आती है ना, नहीं जनरेटर में तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है भाई, वो जनरेटर के इंजन की आवाज़ होती है, जो उसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जो जिसमें डीजल जलता है, वो उसकी आवाज़ होती है। ठीक है, तो जनरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पोर्शन है, मतलब जो आर्मेचर है, आर्मेचर की आवाज़ नहीं होती, उसको तो ये ब्रशेस कंज्यूम कर लेते हैं आवाज़ को। ठीक है, तो ये इसका वर्किंग है। ठीक, और यही सारी चीज़ें जो हैं आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, आप समझ लीजिए बस आधा पेज है, 3 या 4 पॉइंट्स में ही मैंने समझा रखी है। ठीक है, फिर इसका जो एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ है थोड़ा सा बचा हुआ है, 2-4 क्वेश्चन से करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।